नमस्ते। ऑस्कर विनिंग मूवी है, नाम है द किंग्स स्पीच। इस मूवी में दिखाया है कि कैसे किंग जॉर्ज सिक्स जो थे, उनको राजा बनना पड़ा इसलिए बोल रहा हूं कि इंग्लैंड में जो इनसे पहले इनके भाई राजा बनने वाले थे, उन्होंने एक अमेरिकी लड़की से शादी के चक्कर में कुर्सी छोड़ दी थी। तो ये राजा बन गए। अब बनना पड़ा क्यों? क्योंकि ये हकलाते भी थे और तुतलाते भी थे। तो हकलाते भी हैं और तुतलाते भी हैं, तो इन्हें स्टेज पे जाने में बड़ा डर लगता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम कंडीशंस ऐसी हो गई कि बीबीसी वालों ने इनके मुंह के आगे माइक रख दिया और इन्हें बोलना पड़ा। और कमाल की बात है, उस दिन इन्होंने जो स्पीच दिया, उसने पूरे ब्रिटेन की फौज में नई जान फूंक दी। एक हकलाने वाला राजा क्या सेना में जान फूंक सकता है? चलो इसको छोड़ो, इधर आ जाओ। दीपेंद्र गोयल, ये भी बचपन में हकलाते थे। आज के स्टार्टअप फाउंडर्स में सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है। ऋतिक रोशन, लिस्ट बहुत लंबी है। जो बाइडन, कितने भी लोग आप उठाएंगे। अच्छा, यहां पर फीमेल एक ही क्यों है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लड़कियों से लड़के 5 गुना ज्यादा हकलाते हैं। इसका रीजन क्या है, ये अपन आज साइंस में समझेंगे। लड़कियां ज्यादा अच्छा क्यों बोल पाती हैं और लड़के ज्यादा क्यों हकलाते हैं या क्यों अटकते हैं कोई बात कहने में, इसको अपन आज समझेंगे साइंस को। पहले अपन ये समझते हैं कि हकलाना होता क्या है भाई। तो हकलाना जो है, हकलाने की बात कभी कोई पूछे तो आपको एक टर्म याद रखनी है, डिसफ्लुएंसी। डिसफ्लुएंसी क्या मतलब है? डिस का मतलब गड़बड़ होना, फ्लुएंसी मतलब फ्लो में। तो कोई भी आदमी जब बोल रहा है, जैसे मैं आते ही बोल रहा हूं नमस्ते, गायरस सल्कस में आपका स्वागत है, इसमें मैं हो सकता है नमस्ते गायरस ऐसे अटक जाऊं, या हो सकता है मैं दो शब्दों के बीच में अटक जाऊं, तो ये क्या हो गया? डिसफ्लो। तो डिसफ्लुएंसी ऑफ स्पीच जो होती है, उसको स्टैमरिंग कह देते हैं। और इसी को थोड़ा सा मेडिकल साइंस वाले फील्ड में चले जाओ तो इसको स्टटरिंग बोल देते हैं। अपन इसको स्टैमरिंग या हकलाना ही कहेंगे। अब अपन सबसे पहले इस बात पे आते हैं कि कितने परसेंट लोग होंगे जिनको हकलाने की प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहली चीज तो, बचपन की अगर हम बात करें तो 5% बच्चे, 100 में से 5 बच्चे बचपन में हकलाते हैं। अब 5 साल की उम्र तक जाते जाते ये जो जितने टोटल बच्चे हकलाते हैं, इनमें से ज्यादातर का हकलाना अपने आप गायब हो जाता है। वो अपने आप ठीक बोलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, लड़के जो हैं, ये मैंने बता ही दिया कि लड़के अप्रोक्सीमेटली 5 गुना तक ज्यादा हकलाते हैं लड़कियों से। टोटल पॉपुलेशन अगर हम देखें एडल्ट लोगों की जो बड़े हो चुके हैं, 100 में से एक आदमी हकलाता है। ये 100 में से एक आदमी क्यों बोला? बिकॉज औरतों के अंदर जाओगे तो 500 में से एक औरत है जो हकलाती है। तो मतलब हकलाने के मामले में आदमी और औरत बराबर नहीं है। आदमी 100 में से एक हकलाता हुआ मिल जाएगा, औरतें 500 में से एक मिलेगी जो हकलाएगी। तो कानून या राइट्स के मामले में मेल फीमेल बराबर है। बाकी किसी भी चीज में बायोलॉजिकली अगर आप आओगे तो हर चीज में उनमें डिफरेंस मिलेगा, बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा। दैट्स वाई किसी बात को कन्वे करना है बिना अटके, उसमें जो फीमेल है दे आर मोर एक्सपर्ट देन मैन। चलो इसको अपन बाद में बात करेंगे, अभी अपन इधर आ जाते हैं। हकलाना क्या एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जा सकता है? मम्मी पापा से बच्चों में जा सकता है? यस, सारे केसेस में नहीं, बट स्टडी ये कहती है कि 70% तक केसेस में फैमिली हिस्ट्री में कोई ना कोई हकलाने वाला रहा होगा। अब हो सकता है कोई कहे कि सर हमारे परिवार में तो कोई नहीं हकलाता था, बट मैं क्यों हकलाता हूं या हकलाती हूं? इसका जवाब यह है कि कुछ जीन्स जो होते हैं वो डोमिनेंट कर जाते हैं, कुछ जीन रिसेसिव हो जाते हैं। रिसेसिव और डोमिनेंस का क्या मतलब है? इसको ऐसे समझ सकते हो कि दो लोग आवाज लगा रहे हैं आपको, दोनों में से जिसकी आवाज तेज होगी उसकी आप सुन लोगे। ऐसे ही जब दो जीन एक साथ आते हैं तो उनमें से एक अपना असर दिखा जाता है, तो उस टाइम वो एक्शन हो जाता है बॉडी के अंदर। अब अपन सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं कि अच्छा, ये भी याद रखना, हकलाने का इंटेलिजेंट होने से कोई कनेक्शन नहीं है। आदमी हो सकता है हकलाता हो और सुपर इंटेलिजेंट हो। अब अपन सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, हम बोलते कैसे हैं। कभी सोचा है हम बोलते कैसे हैं? अब जैसे मैं जो भी बोलना चाह रहा हूं, अगली लाइन जो मैं बोलूंगा, तो क्या करने वाला हूं? मैं नोट्स देखूंगा। नोट्स देख के मैं कहूंगा अरे यार यहां मैंने लिखा है कुछ, तो क्या देखने से बोल गया? नहीं, मैंने देखा, सेंटेंस समझ में आया। अब वो जो थॉट्स हैं, उन थॉट्स को वर्ड्स में कोडिंग हो रही है कंटिन्यू। तो मेरे ब्रेन में न्यूरॉन्स का जाल है, आपके भी न्यूरॉन्स का जाल है, आप में डिकोडिंग हो रही है कि अच्छा सर ने बोला कि कैसे बोलते हैं, तो मैंने बोला,
वो आपके कान पे जाके स्ट्राइक हुआ, कान से ब्रेन में गया और डिकोडिंग हुई, तो कंटिन्यूअसली फायरिंग 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 चल रही है। ऐसे न्यूरॉन्स जो है आपस में फायरिंग कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर बैठ के, और ये फायरिंग जो है सिग्नल्स की हो रही है। तो जैसे ही थॉट आता है, उस थॉट को सबसे पहले कन्वर्ट करना है वर्ड्स के अंदर, कि कौन से वर्ड बोले जाने हैं। वो काम 90% लोगों के अंदर लेफ्ट साइड के ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर में बैठा हुआ एक एरिया करता है, जिसको बोला जाता है वर्निक्स एरिया। वर्निक्स एरिया क्या करता है? वर्निक्स एरिया काम करता है थॉट्स को वर्ड्स में बदलने का। अब थॉट्स जो हैं वो वर्ड्स में बदल चुके हैं, कहां से? वर्निक्स एरिया से। अब यहां से उठ के सिग्नल दौड़ेगा एक और एरिया में, इसे बोलते हैं ब्रोकाज एरिया। ये जो ब्रोकाज एरिया है, ये ब्रोकाज एरिया वो वर्ड्स बुलवाएगा। कौन सा वर्ड बोलना है ये डिसाइड करेगा वर्निक्स एरिया, और कैसे बोलना है ये डिसाइड करेगा ब्रोकाज एरिया। वर्निक्स एरिया और ब्रोकाज एरिया के बीच में जो कनेक्शन होता है वो इस तरह का होता है, ऐसे सी शेप का होता है। ये जो कनेक्शन होता है इसे कहते हैं आर्कुएट फेसिकुलस। तो अपन सिंपल वे में ऐसे समझ सकते हैं कि 90% लोगों के लेफ्ट साइड में, मैं ये 90% क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज इस पे डिबेट चल रहा है अभी, बहुत सारे लोगों में इसकी लोकेशन जो है थोड़ी अलग मिलती है। तो 90% लोगों के लेफ्ट हेमिस्फीयर में, लेफ्ट साइड के अंदर क्या होता है? दो एरिया होते हैं ऐसे, एक वर्निक्स एरिया और एक ब्रोका एरिया। वर्निक्स एरिया और ब्रोका एरिया आपस में कनेक्टेड रहते हैं ऐसे जाल से, ऐसे तारों का एक जाल है सी जैसा, ऐसे ऐसे घुमा हुआ ये, तो ये वो जाल है। इस जाल को बोलते हैं आर्क्यूएट फेसिकुलस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जिससे ये पता लगेगा कि आदमी हकलाता क्यों है, और जो नहीं हकलाते वो क्यों नहीं हकलाते। मुझे जो बोलना है, जैसे मुझे बोलना है गायरस सल्कस, हमारे ब्रेन के अंदर के ऐसे 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 फोल्ड्स को कहते हैं जिनसे हमारे अंदर आईक्यू आता है। जिसमें जितने ज्यादा गायरस सल्कस होंगे उसका आईक्यू उतना ही हाई होगा, ये मेडिकल साइंस प्रूव कर चुकी है। ये मैंने बोल दिया। मैंने बोला तो हुआ क्या? थॉट्स सबसे पहले वर्निक्स एरिया में आए, उन्होंने कन्वर्ट किया कि कौन सी लैंग्वेज बोलनी है। मान लो मुझे यही बात पंजाबी में पढ़ानी होती तो मैं क्या बोलता? साडे इत्थे इधरले पासे एक एरिया हुंदा, ओदे च बाले सारे न्यूरॉन होंदे, उन्हां दा काम की हुंदा बई? उन्हां दा काम हुंदा इत्थों सिग्नल भेजना। आ सिग्नल जेड़ा आ भज्जूगा, तारां दी राही भज्जूगा, तारां नूं कहंदे आर्कुएट फेसिकुलस, उत्थों जाऊगा ब्रोकाज एरिया। ये क्या हुआ? थॉट्स हैं और वर्ड्स हैं। एक साइड थॉट्स का संदूक भरा पड़ा है, एक बड़ा सारा बक्सा है जिसमें थॉट्स भरे पड़े हैं, दूसरी साइड वर्ड्स भरे पड़े हैं, कोड भरे पड़े हैं। इसीलिए डिक्शनरी पढ़नी चाहिए हर आदमी को। जो जितनी ज्यादा डिक्शनरी पढ़ेगा उसके वर्ड्स उतने ही रिच होंगे। लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, और वो जो वर्ड्स वाला संदूक है, उस संदूक में से थॉट्स के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन पिक करता है कि अच्छा ये बताना है कि मेरे दर्द हो रहा है, तो तुरंत से वो वाले ढूंढ के लाएगा वर्ड्स और बोल देगा मेरे दर्द हो रहा है। लेकिन बोलना किसका काम है? वर्निक्स ने उठाए वहां से कोड, उन कोड्स को किया लोड किस पे? न्यूरॉन्स पे, और न्यूरॉन्स लेके भागे आर्कुएट फेसिकुलस के थ्रू ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया ने सिग्नल भेजा कहां पे? सिग्नल भेजा यहां से होते हुए आया क्रेनियल नर्व से, और आके और मैंने बोलना शुरू कर दिया। अगर इतना आसान होता तो लोग हकलाते क्यों हैं? तो अब ध्यान से सुनना, जो वर्निक्स एरिया है, जो लोग हकलाते हैं उनमें भी वर्ड्स वही होते हैं, उनमें भी वर्ड्स के कोड उठाए जाते हैं। अब उन कोड्स को जैसे ही लोड करते हैं उस ट्रक पे जिसका नाम न्यूरॉन है, और जो किस हाईवे से जाएगा? आर्कुएट फेसिकुलस से होके जाएगा। तो वो जो ट्रक होता है ना, ऐसे करके ऐसे न्यूरॉन्स वाला, जो किसको लेके जा रहा है? वर्ड्स को लेके जा रहा है। कहां से? वर्निक्स एरिया से। उसके ऊपर एक लेमिनेशन होता है ऐसे, वो जो लेमिनेशन होता है उसको कहते हैं माइलिन शीट। माइलिन, तो माइलिन शीट जो है वो ऐसे मान लो कि तार के ऊपर प्लास्टिक चढ़ा होता है, ऐसे होती है। तो ये माइलिन शीट जो है, जो लोग हकलाते हैं उनमें इसमें लीकेज रहता है, ऐसे 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 ऐसे। तो माइलिन शीट ब्रोकन रहती है उनकी। तो ब्रोकन माइलिन शीट की वजह से यहां से जो वर्ड्स के सिग्नल थे वो प्रॉपरली ब्रोका तक नहीं जा पाएंगे। ये एक रीजन है अभी तक। तो सबसे ज्यादा लोग जो हकलाते हैं उनमें प्राइमरी रीजन क्या होता है? उनमें जो आर्कुएट फेसिकुलस रूट है, वर्निक्स और ब्रोका को कनेक्ट करने वाला, उसके ऊपर की लाइनिंग, उसके ऊपर का कवर जिसको माइलिन कहा जाता है, वो ब्रोकन रहता है। कि ठीक है सर, एक चीज समझ में आ गई। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
अब हम जो बोलते हैं ना, वो इतना आसान नहीं है, सुनने में बड़ा इजी लगता है कि हम बोलते हैं। तो बोलने का मैसेज जो है जैसे ही ब्रेन से शुरू होता है, तो इस मैसेज को लेकर के चलता कौन है? क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स किसको बोलते हैं? हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन से ऐसे 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 पेयर्स ऑफ मोटे मोटे न्यूरॉन्स हैं, वो आ रहे हैं, कंट्रोल करते हैं वो। तो आपने सबने पढ़ रखा होगा जिन्होंने साइंस पढ़ी है कि भाई क्रेनियल नर्व नंबर 5, 7, 9, 10, 12 ये सारी इसी से रिलेटेड है। हाइपोग्लोसल भी इसी से रिलेटेड है। अब होता क्या है, वेगस नर्व भी इसी से रिलेटेड है कि ब्रेन से सिग्नल आ रहा है, और वो सिग्नल किसकी थ्रू आ रहा है? वो सिग्नल आ रहा है ब्रोका एरिया के थ्रू, क्योंकि ब्रोका एरिया ये बता रहा है कैसे बोलना है। तो एक सिग्नल आएगा जीभ के पास, जीभ को काम है बोलना ऐसे ऐसे करके कि ठीक है सर। दूसरा सिग्नल होठों के पास आएगा। तीसरा सिग्नल जबड़े के पास भी आएगा। ट्राइजेमिनल नर्व यहां से निकलती है, 5वें नंबर की जो होती है, ऐसे करके ऐसे जबड़े को हिलाने का काम करती है। ठीक है, होठों को भी हिलाना है ऐसे। फिर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो सोर्स ऑफ पावर है बोलने के लिए। मैं जो बोल रहा हूं ना, वो एक्चुअल में क्या है, अंदर से सांस ऐसे आ रही है, वो सांस यहां आती है, यहां वोकल कॉर्ड्स है। वोकल कॉर्ड्स पिच डिसाइड करते हैं, धीरे बोलना है, तेज बोलना है। फिर हमारी जीभ, हमारा सॉफ्ट पैलेट, हमारे होठ ये डिसाइड करते हैं वर्ड क्या निकालना है। अब जब मैं बोल रहा हूं तो तीन काम एक साथ हो रहे हैं। पहला, वर्निक्स एरिया थॉट बना रहा है, थॉट्स बना के आर्कुएट रूट से ब्रोका एरिया में भेज रहा है, ब्रोका एरिया यहां ला रहा है सिग्नल्स, और इन सारे ऑर्गन्स को एक साथ जो है मूवमेंट करा रहा है। ये दो काम है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो क्या है? ऑडिटरी फीडबैक। ऑडिटरी फीडबैक क्या होता है? कई बार देखा है, हमने ईयरफोन लगा रखे हैं या ऊपर से वो हेडफोन लगा रखा है, तो हमारी आवाज बहुत तेज हो जाती है, हम बहुत तेज बोलने लग जाते हैं। या फिर देखा है, बहरे लोग तेज बोलते हैं। या फिर देखना, शराब पी के आदमी बहुत तेज आवाज में बोलना शुरू कर देता है। रीजन क्या है? तीनों ही केसेस में रीजन एक ही है, ऑडिटरी फीडबैक जो है वो मिसमैच हो जाता है। ऑडिटरी फीडबैक क्या होता है? इसको ऐसे समझो कि हम जो बोल रहे हैं वो ब्रोका एरिया के सिग्नल पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, साथ ही साथ लाइव हमारे कान उसको सुनते हैं, हमारी ही आवाज को सुन के मैसेज भेज रहे हैं हमारे ब्रेन को, और बता रहे हैं भाई आवाज धीरे करनी है, तेज करनी है। इसीलिए देखना, मैं जोर जोर से बोल रहा हूं, अरे तुम क्या हो, ये है वो, अंदर एकदम से मेरे भी टीचर आ जाएं जिनसे मैंने पढ़ा हो, तो मेरी आवाज एकदम से सर नमस्ते ये वाली हो जाती है। क्यों? रीजन यही है, ऑडिटरी फीडबैक से भी हमारा ये कंट्रोल होता है। अब दिक्कत क्या आती है? जो लोग ये जो स्टैमरिंग के पेशेंट होते हैं, जिनमें आर्कुएट फेसिकुलस जो है वो सही काम नहीं करता, उनमें क्या होता है कि लेफ्ट साइड से सिग्नल जो है कम आ रहे हैं, तो उनका जो राइट साइड है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। मैंने पहले के लेक्चर्स में बताया है, मेडिकल साइंस में जब भी हाइपर आए मतलब जरूरत से ज्यादा, हाइपो आए जरूरत से कम, जैसे लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट की पर्ची पे डॉक्टर लिखता है हाइपोटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर वाले पे लिखता है हाइपरटेंशन। तो लेफ्ट वाले से सिग्नल कम आ रहे थे, तो राइट वाला साइड जो था वो ज्यादा एक्टिव हो गया। जैसे वो ज्यादा एक्टिव हो गया, क्या हुआ, यहां से सिग्नल ज्यादा आने लग गए, यहां से सिग्नल कम आ रहे हैं। अब दोनों साइड से सिग्नल आ रहे हैं, एक साइड से ज्यादा एक साइड से कम आ रहे हैं, तो एक तो क्या होगा, ये जितने भी ऑर्गन है, जीभ है, होठ है, हमारा वोकल कॉर्ड है, यहाँ का सिस्टम है, सॉफ्ट पैलेट है, फिर हमारा जबड़ा है, हमारी जो ट्राइजेमिनल जो सेंसेशंस हैं, ये सारे मिसमैच हो जाएंगे। मिसमैच हो जाएंगे तो एक साइड ज्यादा सिग्नल, एक साइड कम सिग्नल, तो कहीं एक जगह हम अटकेंगे। जैसे ही हम पहली बार अटके, वो पहली बार अटकते ही अगला वर्ड सही आना था, बट वो पहली बार अटकते ही वो सिग्नल घूम के ऑडिटरी फीडबैक में गया, और हमारे ब्रेन ने कहा यार कुछ गड़बड़ हो रही है, रोको। तो फिर हम रुकते हैं, फिर ऐसे करके फिर वो अटकने लग जाता है आदमी। इसीलिए जो बच्चे हकलाते हैं उनको सबसे पहले ऑडिटरी फीडबैक, और उनको जो है एक कॉग्निटिव थेरेपी होती है, वो सबसे बढ़िया काम करती है। कॉग्निटिव थेरेपी क्या होती है? सीबीटी बोलते हैं इसको, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कि बच्चे पे हंसना नहीं है नंबर एक, नंबर दो बाकी बच्चों को भी ये सिखाना है। जैसे अभी मैं जब इसके नोट्स बना रहा था, मेरे बच्चे को मैं यही सिखा रहा था, मैंने बेटा आपको पता है स्टैमरिंग क्या होती है? उसको पता ही नहीं स्टैमरिंग क्या होती है। तो उसको बिठा करके यही समझा रहा था, मैंने देखो कभी कोई ऐसे हकलाए स्कूल में, कभी कोई ऐसे करे, तो आपने उसकी मजाक नहीं उड़ानी है। तो हमें उसके जो चारों तरफ का सर्कल है उसको ये सिखाना है, नंबर एक। नंबर दो, जैसे ही वो स्टैमर करेगा, अगर आपने ऐसे देखा, तो उसके ब्रेन में ऑडिटरी फीडबैक के साथ साथ एक विजुअल फीडबैक भी जाएगा, अरे कुछ गड़बड़ हो रही है, और तुरंत उसका डोपामिन लेवल चेंज होएगा।
डोपामिन लेवल का भी इस पे असर पड़ता है और एकदम से वो जो है और ज्यादा स्टैमर करेगा। अब मैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की बात कर रहा था, इसके साथ साथ जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है वो बहुत काम करती है, इसलिए मेडिटेशन ही करा लो और कुछ नहीं मिल रहा तो। इसीलिए इसमें दवाइयां ववाइयां कुछ काम नहीं करती, स्पीच थेरेपिस्ट काम करता है। उस पर फिर कभी बात करेंगे। पहले अपन ये समझ रहे हैं कि भाई ये हकलाता क्यों है। तो इसका मतलब हकलाने की बात कर रहा हूं तो एक तो दिक्कत आ रही है कि भाई जो सिग्नल आ रहे हैं उनकी वजह से टाइमिंग गड़बड़ हो गई। दूसरा मैंने अभी कहा कि डोपामीन गड़बड़ हो जाएगा। तीसरा मैंने बताया ऑडिटरी फीडबैक, हमारी ही आवाज सुन के हमारा ब्रेन ये डिसाइड करता है आवाज सही आ रही है नहीं आ रही है। फिर चौथे नंबर पे स्ट्रेस या एंजाइटी से भी। अच्छा, स्ट्रेस या एंजाइटी इसका कॉज नहीं होता है। इनकी फोटो क्यों लगाई? क्योंकि जब हम कॉलेज में हुआ करते थे उन दिनों एक मूवी आई थी, उस मूवी में अक्षय कुमार बड़े अच्छे स्टंट करता था, नाम मैं भूल गया मूवी का। उसमें ये हकलाने की एक्टिंग करी है जॉनी लीवर जी ने बड़ी अच्छी उस जमाने के अंदर, है ना। तो ये जो है हकलाना जो है स्ट्रेस या एंजाइटी से शुरू हो सकता है, लेकिन ये इसका मेन रीजन नहीं होता है। फिर इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हकलाना अगर कोई शुरू कर दिया है कोई बच्चे ने तो क्या करना है। तो पहली बात तो 5 साल की एज से पहले ये डिसाइड ही नहीं करना है कि हकलाने का पेशेंट है भी या नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा हो रहा है तो उस टाइम पे स्पीच थेरेपिस्ट के पास है, क्योंकि 5 साल की उम्र के बाद दो पार्ट होते हैं। एक वो जिनमें ऑटो करेक्शन हो गया, ऑटो करेक्शन मतलब अपने आप ठीक हो गया। दूसरा वो जिनको मेडिकल हेल्प चाहिए। तो 5 साल की एज के बाद दिक्कत आ रही है तो मेडिकल हेल्प कौन सी लेनी है? सबसे बढ़िया होता है भाई इसमें एविडेंस बेस्ड हेल्प जो है कि सबसे पहला स्पीच लैंग्वेज थेरेपी। हर सिटी में आप देखेंगे हकलाना तुतलाना ऐसे करके लगा रहता है, तो वो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं। वो भी ज्यादातर केसेस में अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज कराएंगे। जैसे फोनेटिक्स होते हैं तो फोनेटिक्स की प्रैक्टिस उनको करवाएंगे, अलग अलग बच्चों को अलग अलग वर्ड्स बुलवाना। काउंटिंग कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे कंटिन्यू बोलना है, सो दैट उनका ऑडिटरी फीडबैक मैकेनिज्म और आर्कुएट लाइनिंग जो है उनकी वो इंप्रूव हो। फिर उसके बाद बुक रीडिंग कराते हैं कैसे। तो क्लासेस के अंदर सबसे बढ़िया प्रैक्टिस होती थी। स्कूल में गुरुजी क्या करते थे कि भाई तू रीड कर। तो जैसे मैं ये लेके खड़ा हो गया मेरी बुक और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया ऐसे करके, हिम्मत और जिंदगी। जिंदगी का असली मजा वो नहीं लेता जो एसी में बैठकर सोता है, जिंदगी के असली मजे अगर कोई लेता है तो वो ले पाता है जो रेगिस्तान से तप कर आया है। जिसने तपना ही नहीं सीखा उसे पानी में स्वाद नहीं आएगा। आपने भी पढ़ी होगी ना ये वाली हिम्मत और जिंदगी करके, मैंने तो 6 7 में पढ़ी थी, क्या शानदार ऐसे था, है ना। चलो खैर छोड़ो उसको। फिर आता है फ्लुएंट स्पीकिंग कि भाई कंटिन्यू बुलवाओ उस बच्चे से। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका मॉडिफिकेशन करना शुरू करो। मॉडिफिकेशन का मतलब उनको जिन वर्ड्स में दिक्कत आ रही है थोड़े दिन के लिए उनको साइड रखो, ऐसे सेंटेंसेस बताओ उनको जिसमें वो नहीं आए जहां वो अटक रहे हैं, और फिर धीरे धीरे वो वर्ड्स वाले ही सेंटेंसेस बुलवाना शुरू करो। देन पेरेंट चाइल्ड थेरेपी सबसे बढ़िया काम ये करती है। 100 दुखों की एक दवा। मम्मी पापा अगर तुम्हारी साइड खड़े हैं तो 100 दुखों की एक दवाई यही है। फिर उसके बाद सीबीटी मैंने अभी बताया, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फीडबैक डिवाइसेस आ गई हैं आजकल। ये क्या होता है, एआई वगैरह को यूज करके ऐसी डिवाइसेस बना ली, जब वो बोलेगा तो उसको बताएगी भाई तुम यहां अटक रहे थे, तुमको इस पे ध्यान देने की जरूरत है। फिर अर्ली ट्रीटमेंट जो है वो सबसे बढ़िया काम करता है। अर्ली एज में पकड़ में आ गया तो तुरंत वो जो है उसकी हेल्प कर दो तो बच्चा जो है एकदम से ठीक होना शुरू हो जाता है। और याद रखना इसका कोई एक इलाज नहीं है। तो कोई ये बोले कि जड़ी बूटी घोट के पिला दूं, या कोई तुमको टेबलेट दे रहा है या कोई दवाई बना के दे रहा है कि ये पी लो इससे जो है स्टैमरिंग नहीं होगा, गलत बात है, ऐसे नहीं होगा। वो सारी चीजें मिलके काम करती हैं। देन आफ्टर एक और चीज इसमें याद रखें कि कभी भी किसी के ऊपर हंसना नहीं है। रीजन क्या है कि आप अगर किसी ऐसे आदमी की बात सुन रहे हैं जो हकलाता है तो याद रखें कि आपको उससे ज्यादा आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इंतजार करें, धैर्य के साथ उसकी बात सुने। फिर उनके जो फिनिश सेंटेंस है वो आपको फिनिश नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई आदमी बोलते टाइम हकला रहा है और वो हकलाया तो आपने उसकी बात पूरी कर दी, आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो, आप उसका कॉन्फिडेंस मार रहे हो। देन थर्ड थिंग, ऐसा नहीं है कि वो आदमी जो है उसकी इंटेलिजेंस कम है या उसके कैरेक्टर को आप इससे जज करो, क्योंकि थिंकिंग इज अ डिफिकल्ट टास्क, सो पीपल प्रेफर टू जज। डोंट डू दिस, because you and we are logical person, because we know that we don't know. Stay happy, stay blessed, love you all. Namaste.